अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15 है और इस लेक्चर में हम जो है व्यू की टैब को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 14 में मैंने रिव्यू के टैब को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने कंप्लीट रिव्यू टैब के बारे में आपको बताया था। आज हम जो है लेक्चर नंबर 15 में व्यू के टैब को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ वर्कबुक व्यूज़, यानी वर्कबुक को आप किस किस तरीक़े से देखना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं। नॉर्मल व्यू में वर्कबुक आपको कुछ इस तरीके से दिखाता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू करेंगे तो इसमें जितना हम काम करते हैं उससे लिहाज से हमें वो क्या करवाता है, लेंथ शो करवा रहा होता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि पहले पेज में कितना हमारे पास कंटेंट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। जैसे दूसरे पेज में जाने लगेगा वहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से पता लग जाएगा। तो ये है कि पेज ब्रेक प्रीव्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप पेज लेआउट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो नॉर्मल व्यू था, नॉर्मल व्यू में क्या था, मैं पूरी शीट इस तरीके से दिखा रहा था। अब इसमें हमें ये नहीं पता लगता कि कौन सा पेज कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आप पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मल व्यू, नॉर्मल शीट्स को जो है वो पूरे पेज लेआउट के तरीके से क्या करवाता है, शो करवाता है। मतलब जो शीट है आपकी नॉर्मल व्यू में जो नज़र आ रही है इसको पेजेस में डिवाइड कर देता है कुछ इस तरीके से। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अब ये आप इजीली पेज वाइज आपकी शीट क्या हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। सारे पेजेस बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास आता है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम कोई भी एरिया कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम जो है सबसे लास्ट ऊपर चले जाते हैं। जैसे यहाँ देखा रो नंबर लिखा हुआ है 10,48,576। अब मैंने यहाँ कोई भी डाटा लिख दिया है, जैसे हम कोई भी डाटा लिख रहे हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं दोबारा ऊपर चले, अब मैं क्या करता हूँ, ये डाटा मैंने लिखा है जगह पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आने के बाद कस्टम व्यू में जाकर अब इस एरिया को किसी पर्टिकुलर नाम से पहले ऐड करवाएंगे। तो यहाँ मैंने ऐड के ऊपर किया और यहाँ मैंने ए पे क्लिक करा। इसको मैंने मतलब जो है इस एरिया को मैंने ए का नाम दे दिया है, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने जैसे ओके करा तो ये एरिया ए के नाम से यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा ऊपर चलते हैं। मिसाल के तौर पर हमें दोबारा जो है ऊपर जब हम चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ फाइल थोड़ी सी हमारी है हो गई है, तो हम दोबारा ऊपर चलते हैं। या आ गए ऊपर हम यहाँ पर, और अब मिसाल के तौर पर दोबारा मुझे उससे यहाँ पर जाना है। तो या तो हम स्क्रॉल के ज़रिए जाएंगे, हम सेल को नीचे करके जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाए, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हमने कस्टम व्यू में जिस नाम सेट कराया था हम दोबारा वहीं चले जाएंगे तो वो नाम हमें यहाँ दिखाएगा। अब जैसे मतलब इस तरीके से आप अलग अलग जगहों को अलग अलग नाम दे सकते हैं। फिर जिस जगह पे जाना है उसके नाम को आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे शो करेंगे तो डायरेक्ट वो एरिया आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा जिस एरिया को आपने जिस नाम से ऐड करवाया हुआ होगा। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है ये शो ऑप्शन है हमारे पास, कि हम किसी भी ऑप्शन को शो करवा सकते हैं चेक लगा के। अगर आप ये देखें, मैं सबसे चेक हटा देता हूँ, यहाँ कुछ चीज़ें जो हमें नज़र आ रही थी वो अब नज़र नहीं आ रही। अब जैसे हेडिंग्स भी चली गई, अब मैंने हेडिंग पे चेक लगाया तो रो और कॉलम्स की हेडिंग दिखा रहा। तो आप इस तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी पे चेक लगाकर उसे आप शो करवा सकते हैं। रूलर पे चेक लगाएंगे, रूलर स्केल आ जाएगा, ये कुछ आपको नज़र आ रहा है। फार्मूला बार पे चेक लगाएंगे, फार्मूला बार आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है अब यहाँ पर फार्मूला बार पर चेक लगाते हैं, फार्मूला बार आ गए। तो इस तरीके से हम यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ आपने शो करवानी है, कौन कौन सी चीज़ें शो नहीं करवानी। तो जैसे हम ग्रिड लाइन पे चेक लगाएंगे तो रो और कॉलम की जो भी लाइन्स थी वो हमें यहाँ दिखा रहा है। इसी तरीके से जूम का हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पर हम आते हैं, जूम हमें कितना % रखना है। क्लिक करेंगे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बने बने ऑप्शन आपको दिए हैं कि 25% जूम करना है तो उसको आप सेलेक्ट करें, 100% जूम करना है तो उसको आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वरना कस्टम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जाके रख सकते हैं। लेकिन इसकी एक लेंथ होती है, जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो 600 दे दिया। अब 600 इसके अंदर जूम % नहीं है, ओके करेंगे एरर दे देगा ये। द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 और 400। 400 यदि इससे कम से कम 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 400 दे सकते हो, उससे ज़्यादा जूम नहीं है। मैंने 400 दिया। 400 देने के बाद जैसे मैंने ओके करा तो आपको जो पेज है वो 400 जूम पर आ जाएगा। उससे बराबर वाले को अगर हम देखें तो ये हमारे पेज का नॉर्मल जूम है। हमने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करा तो आपका पेज दोबारा नॉर्मल जूम पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास जूम टू सेलेक्शन। तो यहाँ पर आने के बाद जो एरिया हमारा सिलेक्टेड है, जैसे ये सेल सेलेक्टेड है, डायरेक्ट वो इसी सेल को जूम करेगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई इस तरीके से एक ज़्यादा सेल सेलेक्ट करता हूँ तो क्लिक करूँगा तो दोबारा इन्हीं सेल को जूम करेगा, बाकी किसी को जूम नहीं करेगा। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है न्यू विंडो। इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक्सेल की एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब जो काम हम इसमें कर रहे हैं ऑटोमेटिक सारा काम हमारा उसके अंदर भी आएगा। तो ये तकरीबन सारे ऑप्शन देखें। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ ऐड कराई,
ठीक है, ये लिखा बुक 1.2, हम बुक 1.1 में जाते हैं तो यहाँ पर भी वही काम हुआ होगा, ये देखिए यहाँ पर भी वही टेक्स्ट लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है। तो मतलब इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर देता है ये ड्यूबेट, और जो काम हम इस पर करेंगे उसमें आएगा, जो उस पर करेंगे वो इसमें आएगा। अरेंज आल का मतलब है कि अपने डेस्कटॉप पर आप कितनी मतलब जो है विंडोज़ अरेंज करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसा वो किस डायरेक्शन में कर सकते हैं, कितने मतलब किस डायरेक्शन में विंडोज़ को आप अरेंज करना चाह रहे हैं उस पर आप चेक लगा दें। जैसे आपने मेरा हॉरिजॉन्टल पे चेक लगाया तो हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे चेक लगाऊंगा तो जब जितनी हमारी विंडोज़ हैं उसको वैसा वर्टिकल में क्या करेगा, अरेंज करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आके फ्री स्पेस का बेसिकली क्या काम होता है उसका भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो फ्री स्पेस हमारे पास होता है किसी भी रो कॉलम की लाइन को फ्रीज करने के लिए। मैं फिलहाल तो सारा डेटा यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कोई डेटा लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर इधर आते हैं, अब यहाँ पर हमने 1 2 लिख लिया है। ठीक है, इधर आने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया और ड्रैग करा, ये हमने 1 2 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से जो है हम अब देखें, जब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो ये रो ऊपर की तरफ जा रही है। हम चाहिए रो ऊपर की तरफ नहीं चाहिए, ये रो हमारी मतलब यहाँ पर मुझे नज़र आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं इस रो को फ्रीज कर दूँगा। तो यहाँ पर आने के बाद हम फ्रीज पेन में गए और फ्रीज हमने कर दिया टॉप रो। तो देखें यहाँ एक लाइन बनी हुई आगे भी, टॉप रो हमारी फ्रीज हो चुकी है। अब नीचे की तरफ जब मैं लेके जाऊँगा तो ये यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाएगा। जब देखें ये ऊपर नहीं जा रहा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ कोई डाटा लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर भी कोई इस तरीके से चला देता हूँ इसको। अब मैं देखें जब मैं उस तरफ जा रहा हूँ, उस तरफ लेके जाऊँगा सेल को, तो देखें ये कॉलम हमारे आगे की तरफ जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि एक का कॉलम मूव नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम एक कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने कर दिया फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो देखें पहला कॉलम हमारा फ्रीज हो गया। अब जब मैं इसको मूव कराऊंगा तो ये पहला कॉलम मूव नहीं होगा, डायरेक्ट हमारे बाकी सारे कॉलम मूव हो जाएंगे। तो इसको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन जो आता है वो है, अब ये अगर आप एक और ऑप्शन है, अब यहाँ पर लिखा है फ्रीज। अब यहाँ देखें ना रो की बात हो रही है ना कॉलम के, पहले मैं इसको अनफ्रीज करता हूँ। अब यहाँ मैंने सेल रखा है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर फ्रीज के पेन के ऊपर क्लिक करूँगा तो सेल के अकॉर्डिंग इसको चारों तरफ से फ्रीज कर देगा। ये एरिया अलग फ्रीज हो गया, ये एरिया अलग फ्रीज हो गया और ये एरिया आपका अलग फ्रीज हो गया। मैं सेल को इस तरफ मूव कराऊँ या सेल को मैं नीचे की तरफ मूव कराऊँ तो ये ऊपर वाले कॉलम हमारे मूव नहीं होंगे। इसको देखें ये कॉलम अब मूव नहीं हो रहा है, इसलिए कि जब मैं सेल को उस तरफ लेके जाऊँगा तो फिर ये कॉलम हमारे मूव नहीं होंगे। देखें ये मूव नहीं हो रहे हैं। उसके बाद दोबारा यहाँ पर आते हैं। हम यहाँ पर आने के बाद कॉन्फ्रेंस करते हैं, दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। स्प्लिट का मतलब विंडो को 2 हिस्सों में तकसीम करना। ये स्प्लिट कर दिया इसने। अब सेल के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर देगा। ये मतलब चारों तरफ आपको एक ही चीज़ दिखाएगा। ये देखिए चारों तरफ सेल आ गए। जो काम एक काम को चारों हिस्सों में दिखा रहा है। स्प्लिट का मतलब डिवाइड कर रहा है, विंडो को स्प्लिट कर रहा है, तोड़ के दिखा रहा है। नॉर्मल दोबारा से कटा देंगे, दोबारा नॉर्मल व्यू में आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हाइड करना है तो यहाँ पर हम जो है लिखा हुआ आ रहा है हाइड विंडो। हम पूरी विंडो को हाइड कर सकते हैं। क्लिक करूँगा, विंडो हमारी हाइड हो गई है। अगर हम इसको अनहाइड करना चाहें तो हमें दूसरी विंडो से जाकर इसको अनहाइड करना पड़ेगा। तो हम दूसरी विंडो में आए और यहाँ पर आके हम अनहाइड पर गए और दोबारा जिसको हमने जिन विंडो को हमने हाइड किया तो उसका नाम यहाँ लिखा हुआ आएगा। जैसे ही सेलेक्ट करके ओके करूँगा तो दोबारा वाली विंडो हमारी अनहाइड हो जाएगी। उसके बाद व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो दोनों विंडो को मतलब जो एक से ज़्यादा विंडो होंगे ना उसको साइड बाय साइड आपको दिखाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्विचिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन वर्क्स व्यू सेम साइड तो कंपेयर द ईजियर। अब यहाँ पर जैसे 2 विंडोज़ को डेटा को अगर आपस में कंपेयर करना है तो उसको हम व्यू बाय व्यू करके देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से दोनों विंडो आपको एक साथ दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ लिखा हुआ स्क्रॉलिंग। तो अगर यहाँ पर इस पर चेक लगा हुआ तो अगर मैं इसकी स्क्रॉलिंग मूव करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिक नीचे वाले की भी मूव हो रही है और अगर मैं नीचे वाले की मूव करूँगा तो ऑटोमेटिक ऊपर वाले की स्क्रॉलिंग भी मूव होगी। तो जैसा जब होगा जब तक चेक लगा, चेक हटा दूँगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर जो है चेक हटा देते हैं, देखिए जब ऊपर वाली की मूव करा तो ऊपर वाली की मूव हो रही, नीचे वाली की मूव नहीं हो रही। तो इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी रिसेट विंडो पोजीशन है, अगर यहाँ पर आने के बाद हमारी विंडो की पोजीशन ख़राब हो रही है, इसको दोबारा रीसेट करना है तो जैसे रीसेट विंडो पोजीशन करूँगा तो दोबारा विंडो की पोजीशन रीसेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अब आते हैं स्विच विंडो पर। स्विच विंडो के बाद हम क्या करते हैं देखें। अब जैसे यहाँ पर आएंगे तो जितनी विंडोज़ आपने ओपन की हुई हैं सबके यहाँ नाम आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा बुक पर 1.1 आ जाएगी। देखिए 1.2 दिखा रहा है, 1.1 आ गई तो 1.2 स्विच हो गई। 1.2 पे क्लिक करूँगा तो 1.2 आ जाएगी, 1.1 स्विच हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैक्रो मैंने ये वर्ड में भी बताया हुआ है कि अगर हम कोई काम करें, हम चाह रहे हैं वो काम हमारा रिकॉर्ड होता रहे तो वहाँ मेरा मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं।
देखिए अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ, मैंने मैक्रो में गया और पहले रिकॉर्ड मैक्रो कर लेते हैं, किस नाम से रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। मैंने वाला मैक्रो 1 के नाम से मैंने ओके किया। अब जो मैं काम करूँगा ना वो हमारा जो मैक्रो 1 के नाम से यहाँ ये क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब इसका बेसिकली क्या फ़ायदा होता है, जैसे हम यहाँ पर आके इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद ये डेटा हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इस डेटा को मैं अगर दोबारा देखना चाह रहा हूँ तो मैं व्यू मैक्रो में जाऊँगा और जिस नाम से मैंने व्यू मैक्रो में जाऊँगा और जिस नाम से मैंने ऐड करवाया था मैं उस नाम को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही रन करूँगा तो डायरेक्ट मुझे दोबारा वही डेटा क्या करवाएगा, शो करवा देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन हमारी एक्सेल की जो ये टिप्स थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं लेक्चर नंबर 15 में। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16 में हम एक्सेल के फार्मूले को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि फार्मूले मैंने अभी तक आप लोगों से डिस्कस नहीं करे। आई होप आपको ये वीडियो की टिप समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस MS एक्सेल की सीरीज़ से रिलेटेड आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।